Today's topic is literary term Anglo-Indian literature. पिछली बार इन द प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा इंडियन एंग्लो लिटरेचर, बट इसमें देयर इज़ ए लिटिल बिट डिफरेंस. उसमें हमने पढ़ा कि कई जो हैं इंडियंस ही हैं वो, और उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, तो लैंग्वेज उन्होंने इंग्लिश यूज़ में ली इंडियंस ने, तो वो क्या कहलाए, इंडियन एंग्लो लिटरेचर. जो भी उन्होंने लिखा वो जो है इंडियन एंग्लो लिटरेचर कराया. पर ये जस्ट इसके ऑपोजिट है एंग्लो इंडियन लिटरेचर, यानी कहीं ना कहीं जिन्होंने जो है लिखा तो इंग्लिश में ही है, बट वो फॉरेन में रह गए, और पर उनका जो है कहीं ना कहीं इंडिया से टच जरूर रहा है और इंडिया के बारे में उन्होंने लिखा है. तो ऐसे जो है व्यक्ति किस में आने लगे, एंग्लो इंडियन लिटरेचर में. और एक्चुअल में अगर ये देखा जाए, आप अगर इसको स्टडी करेंगे, अभी जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी, तो उसमें ये है कि ये जो इंडिपेंडेंस से पहले ये जो काल है, कह लीजिए आप, ये बहुत अच्छा चला था एंग्लो इंडियन लिटरेचर का. रीज़न क्या था, व्हाट वाज द रीज़न, क्या रीज़न कह सकते हैं आप. यस, ब्रिटिश रूल. क्या था, ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश आए थे इंडिपेंडेंस से पहले, हमें मालूम है कई सालों तक उन्होंने इंडिया पे राज किया, और वो कई इंडियंस के से जुड़े, वहाँ इंडियन के कल्चर से जुड़े, वहाँ की सोशल लाइफ से जुड़े. तो इससे उनको क्या बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला लिटरेचर लिखने का, और उन्होंने जो है कई जो बाहर के लोग थे उन्होंने इंडिया के लिए इंडिया पे जो है अपना लिटरेचर जो है लिखना स्टार्ट कर दिया था. तो वो वाला काल जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है एंग्लो इंडियन लिटरेचर का. उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ये चीज़ें थोड़ी ख़त्म सी होने लग गई. वो लोग जो इंडियन जो भी ब्रिटिशर्स थे वो भी चले गए थे धीरे धीरे करके यहाँ से वापस. तो उस समय उसके बाद इसका जो क्रेज़ है वो ख़त्म होता गया. तो हम जो है आज जो है ये लिटरेरी टर्म एंग्लो इंडियन लिटरेचर में सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि व्हाट इज़ एंग्लो इंडियन लिटरेचर. एंग्लो इंडियन लिटरेचर एज रिगार्ड्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट is the literature of a comparatively small body of Englishmen who during the working part of their lives become residents in a country so different in every respect from their own that they seldom take root in its soil. हालांकि वो रहे इंग्लिशमैन, बाहर के लोग रहे, परंतु कहीं ना कहीं इंडिया में वो थोड़ा सा समय के लिए ही भले रहे हों, पर उन्होंने जो है इंडिया के लिटरेचर में काफ़ी जो है कंट्रीब्यूशन दिया. On the contrary, they strive to remain English in thoughts and aspiration. Anglo-Indian literature therefore is for the most part merely English literature strongly marked by Indian local कलर. और इनकी इसमें लिटरेचर में देखा जाए तो काफ़ी कुछ अच्छा सा जो है जिस इन्वायरमेंट में वे रहे, जिस लोकेलिटी में वो रहे, उनका जो है लिखने का तरीका, स्टाइल जो काफ़ी हद से जो है उस लोकेलिटी को क्या करता है, कंसर्न करता है, यानी उससे रिलेट करता है. तो कहीं जब उनका हम लिटरेचर को पढ़ेंगे तो हमें वहाँ की लोकेलिटी का, वहाँ के एनवायरनमेंट का, वहाँ के सोशल लाइफ का, वहाँ के कल्चर का काफ़ी कुछ जो है आइडिया भी हो जाता है. Anglo-Indian literature also referred to as Indian literature in English, produced both in India and across the vast Indian diaspora. Anglo-Indian literature represents one of the most innovative and dynamic fields of world writing in English today. और यही रीज़न था कि कई जो ब्रिटिशर्स जो आए थे उन्होंने लिखा इंडिया पे भी, तो उस समय जो आए लोग और जो लोग रहे, उन्होंने क्या करा, इंडिया को ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी पहचान दी थी. Strictly speaking, Anglo-Indian literature is a branch of English literature produced by Englishmen who lived in India at least for some time. It is the literature of the empire, a product of British encounter with India. To put it in a simple words, Anglo-Indian literature is the outcome of the two different cultures, that of the East and the West, come into contact. और इससे आप कह सकते हैं कि दो कल्चर्स एक ही लिटरेचर में मिल रहे हैं, और वो एंग्लो इंडियन लिटरेचर है. तो इसमें हम कह सकते हैं कि ईस्ट का है कुछ पार्ट,
तो वेस्ट का भी है कुछ पार्ट, और दोनों का जब मिंगल्ड अप होते हैं तो एक अलग नई चीज़ निकल के आती है। और इसी इसमें जो है E.F. Orton थे, उन्होंने हैज़ ऑब्जर्व्ड रिगार्डिंग द मेन थीम्स ऑफ एंग्लो इंडियन लिटरेचर, उन्होंने कुछ शब्द कहे थे इसके बारे में। द फर्स्ट इज़ द एवर प्रेजेंट सेंस ऑफ एग्जाइल, उनकी लिटरेचर में क्या दिखा, सेंस ऑफ एग्जाइल। द सेकेंड एन इंटरेस्ट इन एशियाटिक रिलीजन्स, वहाँ जो आपस के जो रिलीजन्स थे उसके बारे में। द थर्ड कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमरस साइड वहाँ के लोगों का पता चला ऑफ एंग्लो इंडियन ऑफिशियल लाइफ। द फोर्थ इज़ इंडियन नेटिव लाइफ एंड सीनरी, और इस तरह से जो है वहाँ की जो लोगों का जीवन है और वहाँ का जो सिनेरियो है उसके बारे में भी पता चल पाया। The Anglo-Indian and the Indo-Anglian literature are basically related with the description about India. However, both are much different to each other. Two components are common in both, that is, both write about India and the language used by both kind of writers. So here is an attempt to introduce both kinds to the readers and listeners. यानी दो लैंग्वेज आप कह सकते हैं, उसके बारे में हमको वहाँ के स्टाइल के बारे में हमको जो है पता चल जाता है। द टर्म एंग्लो इंडियन कैन रेफर टू एट लीस्ट टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, दोज विथ मिक्सड इंडियंस एंड ब्रिटिश। हो गया, दो तरह का मिक्सचर हो गया, इंडियंस का और ब्रिटिशर्स का। स्पेसिफिकली इंग्लिश Ancestral people of British era English descent from born or living in India. Under this title, there are many who were interested to write about India in their native language. और कईयों ने जो है इंडिया के बारे में, उनको इतना अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ इंडिया के बारे में जो है अपने नेटिव लैंग्वेज में, अपने नेटिव लैंग्वेज में उन्होंने लिखा। सपोज जैसे कोई बाहर का है, अमेरिका का, वहाँ कोई अगर कोई लोकल लैंग्वेज चलती उसमें उसने इंडिया का वर्णन करा है, टू इंट्रोड्यूस इंडिया टू द वर्ल्ड, और इस तरह से वर्ल्ड के आगे इंडिया की बहुत अच्छी पहचान बनी। फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, और सबका नज़रिया अपना अपना था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उसको देखा। दिस राइटर्स ऑफ लिटरेरी आर्टिस्ट आर नोन एज एंग्लो इंडियन राइटर्स, और ये क्या कहलाएं, एंग्लो इंडियन राइटर्स कहलाएं। एंड लिटरेचर क्रिएटेड बाय दैम इज़ कॉल्ड द एंग्लो इंडियन लिटरेचर, और इस तरह का लिटरेचर एंग्लो इंडियन लिटरेचर कहलाया। So students, it was all about the introduction of the Anglo-Indian literature. Anglo-Indian literature had its greatest author in रुद्रयार्ड किपलिंग। आपने सुनी भी होगी इनकी पोएम और आपने पढ़ी भी है, अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ी है। रुद्रयार्ड किपलिंग जो थे वो बहुत अच्छे एंग्लो इंडियन लिटरेचर में परफेक्ट माने जाते हैं, और 1865 से 1936 के बीच में उन्होंने लिखा था। हु ऑल्सो रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका लिटरेचर में। द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी कैन बी कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ एंग्लो इंडियन लिटरेचर। जैसे मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया कि जो 20th सेंचुरी का जो वो 2 डिकेड्स जो रह गए स्टार्टिंग के, वो बहुत अच्छे रहे, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस बहुत अच्छे रहे। However, Anglo-Indian literature died its natural death with the independence of India. और Anglo-Indian literature कब समाप्त होने लगा या कब जो है हास्य की स्थिति में आने लगा? आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। वर्क्स ऑन इंडिया में स्टिल बी रिटन बाय ब्रिटिश ऑथर, ऐसा नहीं है, वर्क फिर भी जारी रहा, कई लोगों ने लिखना जारी रखा, बट दे कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज एंग्लो इंडियन लिटरेचर, पर उनको जो है लंबे समय तक एंग्लो इंडियन लिटरेचर के रूप में नहीं जाना गया। एंग्लो इंडियन फिक्शन, अ ब्रीफ हिस्ट्री कह सकते हैं हम। सम ऑफ द एंग्लो इंडियन राइटर्स इन इंडिया आर, कुछ जो जाने माने एंग्लो इंडियन राइटर्स रहे हैं, तोरूदत्त है ये 1856 से 1877 में, हायर क्लासेस में आप इनकी पढ़ेंगे पोइट्रीज़ वगैरह। फ्रैंक एंथोनी रहे हैं 1908 से 1993 तक, और नासिर हुसैन भी बहुत जाने माने जो है एंग्लो इंडियन राइटर रहे हैं। When we took at the historical background of the Anglo-Indian literature, which is caused by the British intention of trading in the country and later their increasing interest in the political and administrative matter of the Indian subcontinent.
It is clear that the longer stay of British people urged them to write about the socio-political scenario of the country. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रिटिश जब आए थे इंडिया में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, ये हम सब जानते हैं हमारी कंट्री से। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो है इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, किस में, वहाँ की पॉलिटिकल में, यानी इंडिया के पॉलिटिकल में, एडमिनिस्ट्रेटिव में। और इस तरह से जो है उन्होंने फिर काफ़ी लंबे तक राज भी किया और उनको लिखने का एक मौका भी मिला। और यहाँ की जो सोशल लाइफ, यहाँ की पॉलिटिकल लाइफ जो है उससे वे जुड़े, उसके सिनेरियो को उन्होंने पहचाना और उसके बारे में लिखना प्रारंभ किया। Growth of Anglo-Indian literature. Anglo-Indian literature enjoyed its golden age during the first 3 decades of the 20th century, but expired soon after with the independence of India in 1947. As a subgenre of Anglo-Indian literature, Anglo-Indian novel was never popular beyond a small circle. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो है फर्स्ट 2 डिकेड्स और 3 डिकेड्स बहुत अच्छे रहे थे इनके लिए। उसके बाद में जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस इनका हासिल होने लगा। एंग्लो इंडियन लिटरेरी राइटिंग्स, अगर हम इसकी बात करें तो द फर्स्ट आउटपुट ऑफ इट कंसिस्ट मेनली ऑफ बुक्स ऑफ ट्रैवल, जर्नल्स एंड लेटर्स। जो स्टार्टिंग करी थी वो ट्रैवल्स के बारे में, यहाँ की जो ट्रैवल यात्राएं थी, सपोज़ कोई गया और उसने अपनी यात्रा का वर्णन बुक में किया। कोई इंडिया में हमारे यहाँ देखने लायक बहुत अच्छी चीज़ें, हिस्टोरिकल है, खूब अच्छे एंशिएंट चीज़ें हैं, तो उसके बारे में लिखना शुरू किया। ये जर्नल और सर थॉमस राव, इनका जो फेमस जर्नल है थॉमस राव का, फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब्स हिज लाइफ एट द कोर्ट ऑफ मुग़ल एम्परर, यानी मुग़ल एम्परर में कोर्ट किस तरह से चलता था, उन्होंने उस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। किसने? सर थॉमस राव ने। उन्होंने एक जर्नल लिखा था इसके बारे में। जहांगीर हिज प्रिस्ट एडवर्ड टेरी रोट अबाउट हिज ट्रेवल्स इन द ईस्टर्न इंडिया। और जो है जहांगीर की जो है एडवर्ड टेरी ने जो है काफ़ी अच्छी उनकी जो है ट्रैवल्स के बारे में लिखा ईस्टर्न इंडिया में, विथ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। जेम्स टॉड लिव्ड फॉर ए कंसिडरेबल टाइम इन राजस्थान। और जैसे कि राजस्थान है, आपको मालूम है जो है इन्होंने, जो ये ब्रिटिश सर थे जेम्स टॉड, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था राजस्थान की स्थापना में। तो इससे जो है उन्होंने, जेम्स टॉड ने राजस्थान के बारे में वो काफ़ी कुछ लिख सके थे, यहाँ के कल्चर के बारे में। पब्लिश्ड हिज एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। In M.M. Caius, the far Paviliers, Ensign Walter Hamilton describe India as a wonderful and mysterious country full of endless possibilities for excitement and adventure। और एक मिस्टर M.M. कायस थे जिन्होंने अपनी बुक द फार पैविलियर्स में जो है वॉल्टर हैमिल्टन के साथ मिलकर डिस्क्राइब किया इंडिया को बहुत, और उन्होंने इंडिया को एक वंडरफुल और मिस्टीरियस कंट्री जाना, और उसमें उन्होंने इस चीज़ का बखान किया। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो है बहुत अच्छी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है, एक्साइटमेंट की भी और एडवेंचर्स की भी। आगे हम देखें तो केवल मेंस ने ही सहयोग नहीं दिया है, जेंट्स का भी, वुमेंस का भी काफ़ी इस पर इम्पैक्ट रहा है। वुमेन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द एंग्लो इंडियन फिक्शन। ओनली 3 वुमेन राइटर्स, मॉड ड्राइवर, F.A. स्टील एंड बिथिया एम क्रोकर, ये जो 3 जने थी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, लेडीज़ थी। टुगेदर हैव प्रोड्यूस्ड मोर देन 100 नॉवेल्स ऑफ एंग्लो इंडियन डोमेस्टिक लाइफ। उन्होंने इंडियन की जो डोमेस्टिक लाइफ है उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। इंडो एंग्लियन पोइट्री, beginning of Indian poetry is known from D'Orazio, who is basically not an Indian but of a mixed percentage. After D'Orazio there is काशी प्रसाद घोष, माइकल मधुसूदन दत्त, ये सब नाम मैं आपको जो बोल रही हूँ दे आर एंग्लो इंडियन पोइट्स। ओके, इंडो एंग्लियन पोइट्स। रोमेश चंद्र दत्त, तोरू दत्त, मनमोहन घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, कमला दास, A.K. रामानुजन and many others. Till present date is continuing the chain. The theme of these poems has been ranged to social problems। और इनकी जो थीम्स थी पोएम की मोस्टली किस पे बेस्ड थी? सोशल प्रॉब्लम्स पे, फेमिनिज्म पे, ट्रेडिशंस पे एंड कॉन्टेम्प्रेरी पोएम्स थी। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि एंग्लो इंडियन लिटरेचर जो था कभी अपने बहुत
खासियत लिए हुए था फर्स्ट 2 डिकेड्स में 20th सेंचुरी के, बट धीरे धीरे इसका हासिल होता गया और इस तरह से जो है एंग्लो इंडियन लिटरेचर जो है अब जो है इसके लिखने वाले कम रह गए हैं, बट जो भी हैं वो फॉरेन